अब हम इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण चैप्टर मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरिंग पॉलिसी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि मुद्रा की तरलता प्रबंधन से संबंधित जो नीति होती है वो तरलता यानी जो मुद्रा की तरलता प्रबंधन से संबंधित जो नीति होती है वही मौद्रिक नीति कहलाती है। यहाँ मुद्रा की तरलता प्रबंधन का मतलब होता है कि बाजार में मुद्रा की आपूर्ति कैसी है, कि बाजार में वो मुद्रा है वो ज़्यादा है या कम, वही होती है मुद्रा की तरलता। अब हम देखेंगे कि मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या होते हैं। पहला उद्देश्य होता है मुद्रा का तरलता प्रबंध करना, वित्तीय स्थिरता लाना, रोजगार का सृजन करना और मूल्य में स्थायित्व यानी प्राइस में स्टेबिलिटी लाना। अब हम देखेंगे कि मौद्रिक नीति का निर्धारण कैसे होता है या मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। तो पहले है वो मौद्रिक नीति का निर्धारण है वो आरबीआई का गवर्नर करता था, लेकिन जून 2016 से जो मौद्रिक नीति का निर्धारण है वो मौद्रिक नीति समिति यानी पहले क्या होता था कि जो मौद्रिक नीति थी यानी मॉनेटरी पॉलिसी थी उसका निर्धारण आरबीआई का गवर्नर जनरल करता था, लेकिन जून 2016 में मौद्रिक नीति समिति बनाएगी जो कि अब मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है। मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं जिनमें 3 सदस्य आरबीआई के तथा 3 केंद्र सरकार के होते हैं। आरबीआई के जो वर्तमान में 3 सदस्य हैं वो है शक्तिकांत दास, एमडी पात्रा और महेश सागर, और जो केंद्र सरकार के 3 सदस्य हैं वो है आसिमा गोयल, शशांक भिड़े और जयंत वर्मा। यानी जो मौद्रिक नीति का निर्धारण है वो वर्तमान में भारत सरकार तथा आरबीआई मिलकर करते हैं, और जो मौद्रिक नीति में सभी निर्णय हैं वो बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। यदि बहुमत बराबर हो जाता है तो निर्णायक वोट डालने का अधिकार आरबीआई का जो गवर्नर जनरल होता है उसे निर्णायक वोट डालने का अधिकार होता है, और जो मौद्रिक नीति है वो प्रत्येक 2 महीने में जारी की जाती है। मौद्रिक नीति समिति द्वारा जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति को लक्षित करते हैं। जो मौद्रिक नीति समिति है वो महंगाई या मुद्रास्फीति को है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर दर्शाती है। अब हम देखेंगे कि मौद्रिक नीति के उपकरण या उपाय। तो हम देखते हैं कि मौद्रिक नीति का एक होता है मात्रात्मक उपाय, एक होता है गुणात्मक या चयनात्मक उपाय। जो मात्रात्मक उपाय है उसमें बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर यानी नगद आरक्षित क्षेत्र, एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी सांविधिक तरलता अनुपात, एमएसएफ होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा, और ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है ये खुले बाजार की क्रियाएं। यानी जो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ और ओएमओ है ये मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपाय हैं। वहीं मौद्रिक नीति के गुणात्मक या चयनात्मक उपाय हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही, नैतिक दबाव, साख की राशनिंग, ब्याज की विभेदात्मक दर, साख की राशनिंग, सीमांत आवश्यकताएं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो मात्रात्मक उपाय उनमें बैंक रेट यानी जो ये बैंक रेट क्या होती है तो हम सरल भाषा में समझेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको मौद्रिक नीति से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए ध्यान से देखना कि वह ब्याज की दर जिस पर केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई यानी वो ब्याज की दर जिस पर आरबीआई अन्य जितने भी व्यापारिक या व्यावसायिक बैंक हैं उनको दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। यानी बैंक रेट क्या होती है, आरबीआई द्वारा जो अन्य जितने भी व्यापारिक बैंक हैं उन्हें जो दीर्घकालीन ऋण जिस रेट पर उपलब्ध कराया जाता है वही बैंक रेट या बैंक दर कहलाती है। बैंक दर पर ऋण लेते समय बैंकों को अपनी परिसंपत्तियां गिरवी नहीं रखनी पड़ती, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। कहने का मतलब ये है कि यदि बैंक रेट बढ़ा देंगे तो क्या होगा, बैंक रेट कम कर देंगे तो क्या होगा। यानी आरबीआई यदि बैंक रेट को कम कर दे, यदि आरबीआई बैंक रेट को कम कर देगी तो अन्य जो व्यापारिक बैंक है वो क्या करेंगे, लोन ज़्यादा लेंगे। यदि वो लोन ज़्यादा लेंगे तो लोगों को लोन भी ज़्यादा देंगे। इससे क्या होगा, बाज़ार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी। यानी इससे क्या होगा, बाज़ार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी। यदि आरबीआई क्या करता है, बैंक रेट को बढ़ा देता है तो क्या है, जो अन्य बैंक यानी जो व्यापारिक या व्यावसायिक बैंक है वो लोन कम लेंगे और तो लोगों को भी लोन कम देंगे। इससे बाज़ार में मुद्रा की आपूर्ति घटेगी। यदि बैंक रेट को कम किया जाता है तो मुद्रा का प्रसार होता है। ये हमने डायग्राम के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम रेपो रेट क्या होती है। यानी आरबीआई द्वारा अन्य व्यापारिक या व्यावसायिक बैंकों को जो अल्पकालीन ऋण दिया जाता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट में परिसंपत्तियां गिरवी रखनी पड़ती हैं।
लेकिन रेपो रेट में आप असलार की संपत्तियां गिरवी नहीं रख सकते। ये असलार है, हम इसे आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब आप ये याद रखना कि जो रेपो रेट है उसमें आरबीआई है वो अन्य जितने भी व्यापारिक बैंक हैं उन्हें अल्पकालीन ऋण देगा, यानी 90 दिन से कम के लिए ऋण देगा, और परिसंपत्तियां भी बैंकों को गिरवी रखनी पड़ेगी। लेकिन रेपो रेट के अंतर्गत है वो असलार की परिसंपत्तियां गिरवी नहीं रखी जाती। रेपो रेट को ही पॉलिसी रेट कहते हैं, ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पॉलिसी रेट किसे कहते हैं। तो रेपो रेट को ऐसा क्यों है कि रेपो रेट को ही पॉलिसी रेट क्यों कहते हैं, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो अन्य जितनी भी दरें हैं वो रेपो रेट पर ही निर्भर है। अब हम देखेंगे रिवर्स रेपो रेट। व्यावसायिक बैंकों या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपनी अतिरिक्त जमा को आरबीआई के पास अल्पकाल के लिए जमा कराता है, उस पर आरबीआई को जो ब्याज दर देती है वो रिवर्स रेपो रेट है। यानी कहने का मतलब ये है कि रिवर्स रेपो रेट है कि जितने भी जैसे एचडीएफसी हो गए या अदर जितने भी व्यापारिक बैंक है वो अपनी जितनी भी डिपॉजिट उनकी जमा है उनका एक भाग है वो कुछ अल्पकाल के लिए आरबीआई के पास जमा करते हैं, और आरबीआई उन्हें जो ब्याज रेट देती है वही रिवर्स रेपो रेट है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कैश रिजर्व रेपो रेट अब हम देखेंगे सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हिंदी में बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात। यानी व्यापारिक या व्यावसायिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित हिस्सा है वो आरबीआई के पास जमा कराना आवश्यक है। यानी जितने भी ये व्यावसायिक बैंक है या व्यापारिक बैंक हैं, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआई हो गया, इन जितने भी व्यावसायिक या व्यापारिक बैंक है उन्हें अपनी जितनी भी कुल जमाएं होती हैं उनका एक निश्चित हिस्सा जो आरबीआई तय करती है वो कितना ही % हो सकता है, ये आरबीआई तय करेगी, वो आरबीआई के पास जमा करवाना आवश्यक है। अब मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगा। यानी ये व्यावसायिक बैंक है वो, ये मान लीजिए एक व्यावसायिक बैंक है जिसमें 100 करोड़ रुपए हैं, ये फॉर एग्जांपल 100 करोड़ उसके पास जमा है, यानी उस बैंक के अंदर 100 करोड़ रुपए हैं। तो 100 करोड़ में से कुछ हिस्सा मान लीजिए आरबीआई ने निर्धारित किया है कि 10%, यानी 100 करोड़ का 10% यानी 10 करोड़ रुपए है वो व्यावसायिक बैंकों को आरबीआई के पास सीआरआर के रूप में रखने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 10 करोड़ रुपए जब आरबीआई के पास रख दिए गए हैं तो जो व्यापारिक यानी जितने भी व्यापारिक बैंक बचे हैं वो केवल 90 करोड़ रुपए के ही लोन दे सकते हैं। अब आप ये बात आपको समझ में आ गई। यदि जो आरबीआई है वो सीआरआर की रेट बढ़ा देगा, यदि आरबीआई क्या करता है सीआरआर बढ़ा देगा तो क्या होगा, यदि आरबीआई सीआरआर बढ़ा देता है, मान लीजिए सीआरआर वो आरबीआई ने 30% कर दी, तो अभी 30 करोड़ रुपए तो आरबीआई के पास जमा होंगे और 70 करोड़ रुपए का ही आरबीआई लोन दे सकती है। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा राशि है वो तो आरबीआई के पास चली जाएगी और व्यावसायिक बैंकों के पास कम राशि होगी तो वो लोन भी कम देंगे। तो इससे उनके पास तरलता यानी कैश में कमी आ जाएगी, यानी व्यापारिक बैंकों के पास कैश में कमी आ जाएगी और ऋण भी कम देंगे, और इससे बाजार में मुद्रा की आपूर्ति भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे हम बोलते हैं सांविधिक तरलता अनुपात। ये क्या होता है कि जो व्यापारिक या व्यावसायिक बैंकों को अपनी मांग तथा प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी का कुछ हिस्सा जो आरबीआई निर्धारित है उसे कैश यानी नगद या स्वर्ण यानी सोना या गवर्नमेंट सिक्योरिटी या सरकारी प्रतिभूति के पास सदा अपने पास रखना होता है। यानी जितने भी व्यापारिक बैंक है वो अपनी कुछ सिक्योरिटी जैसे चाहे नगद हो, सोना हो या सरकारी प्रतिभूति के रूप में अपने पास सदा जमा रखते हैं, उसे एसएलआर बोलते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि एसएलआर को हमेशा अपने पास क्यों रखा जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है कि जमाकर्ता की धन की निकासी की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। यानी जिन्होंने बैंक में डिपॉजिट यानी जमा करवाए है तो जब भी धन निकालना चाहे तब वो अपना धन अपनी ज़रूरत के हिसाब से निकाल सके। इस कारण एसएलआर है वो बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है। यदि एसएलआर है उसे कम कर देंगे, यदि एसएलआर बैंकों को अपने पास जमाओं का कम भाग यदि एसएलआर को कम कर दिया जाता है, यानी एसएलआर अनुपात ऐसे यदि कम कर दिया जाए तो बैंक है वो अपनी जमाओं का भाग उन्हें कम रखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, यदि जो एसएलआर है यानी सांविधिक तरलता अनुपात कम कर दिया जाता है तो बैंकों के पास बैंकों को अपने पास कम जमा धन रखना पड़ेगा, और बैंक क्या कर सकता है, यदि कम कर देंगे तो अधिक लोन देगा, जिससे क्या होगा, बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी और जो एसएलआर है वो अधिकतम 40% ही हो सकता है, जो कि वर्तमान में 18% ही है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुले बाजार की क्रियाएं। आरबीआई है वो बाजार में प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटी, ऋण पत्र यानी डिबेंचर तथा बिल को क्रय विक्रय से है। यानी यदि आपसे पूछे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती है, आरबीआई है बाजार में सिक्योरिटी, डिबेंचर, ऋण पत्र और बिलों का क्रय विक्रय करता है, वही खुले बाजार की क्रिया। यानी कहने का मतलब आरबीआई है वो प्रतिभूति, बिल और पत्र है वो यदि सस्ते कर देगा तो क्या होगा कि व्यावसायिक बैंक है वो
प्रतिभूतियों को अधिक खरीदेगा, जिससे क्या होगा, जो पैसा है वो आरबीआई के पास चला जाएगा। और यदि आरबीआई वापस ये प्रतिभूतियां, बिल और पत्र वापस खरीदेगा तो क्या होगा कि मुद्रा सारी बाजार में आ जाएगी और इससे साख का विस्तार होगा। यानी बाजार, यदि मैं आपको दोबारा समझाऊं, यदि आरबीआई है वो प्रतिभूति, बिल और ऋण पत्र है वो बाजार में बेच देता है तो व्यावसायिक बैंक है वो इसे खरीद लेंगे, जिससे क्या होगा, मुद्रा है वो आरबीआई के पास चली जाएगी और बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे कि साख का संतुलन हो जाएगा। साख का क्या हो जाएगा, संतुलन। लेकिन वहीं आरबीआई यदि जो प्रतिभूतियां, बिल या ऋण पत्र है उन्हें वापस खरीद लेता है तो क्या होगा, मुद्रा है वो बाजार में आ जाएगी, जिससे साख का विस्तार हो जाएगा, यानी बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे असफ यानी सीमांत स्थायी सुविधा। ये 2011 में लागू की गई। आरबीआई है वो व्यापारिक बैंकों को अति अल्पकाल यानी केवल एक दिन के लिए ही ऋण उपलब्ध कराता है, जिसे एमएसएफ कहते हैं। इसे इमरजेंसी लोन विंडो भी कहा जाता है। यानी जो एमएसएफ है वो अधिकतम बैंक के पास अधिकतम कुल जमाओं का 2% ही हो सकता है और एमएसएफ में परिसंपत्तियां यानी एसेट्स है जो गिरवी रखनी पड़ती है। अब हम देखेंगे एलएएफ क्या होता है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा। आरबीआई है वो अल्पकाल के लिए तरलता प्रबंध करता है, यानी मुद्रा की आपूर्ति या कमी का मैनेजमेंट करता है, वही एलएएफ कहलाता है, यानी अल्पकाल के लिए करता है। यदि बाजार में तरलता यानी जो मुद्रा है या केस है उसकी कमी हो जाती है, यानी आर्थिक मंदी आ जाती है, तो जित बैंक रेट हो, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, सीआरआर हो, एसएलआर हो या एमएस हो, उनमें कमी कर दी जाती है। इसे सस्ती या उदारवादी या विस्तारवादी मौद्रिक नीति कहते हैं। सस्ती, उदारवादी, विस्तारवादी मौद्रिक नीति। यानी बाजार में यदि मंदी आ जाएगी, यानी बाजार में केस या मुद्रा की कमी हो जाएगी, तो जितने भी दर है और जितने भी अनुपात है उनमें भी कमी कर दी जाएगी। अब हम पढ़ेंगे कि मौद्रिक नीति के गुणात्मक या चयनात्मक उपाय। प्रत्यक्ष कार्यवाही। आरबीआई द्वारा अन्य बैंकों पर सख्त कार्यवाही की जाती है। बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत प्रत्यक्ष कार्यवाही करना आरबीआई का अधिकार है और आरबीआई है वो प्रत्यक्ष कार्यवाही करते समय बट्टा सुविधा देने से मना भी कर सकता है, यानी डिस्काउंट देने से भी मना कर देगा। यदि मान लीजिए किसी बैंक पर कोई पेनल्टी लगी है तो आरबीआई है वो प्रत्यक्ष कार्यवाही के तहत उसे डिस्काउंट यानी बट्टा देने से भी मना कर सकता है। नैतिक दबाव क्या होता है। आरबीआई द्वारा अनुसूचित व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंकों पर बिना किसी सख्त कार्यवाही के, यानी कोई सख्त कार्यवाही नहीं की जाती, बल्कि कुछ नीतियों का पालन करने के लिए ही कहा जाता है। यानी जो नैतिक दबाव है वो सलाह है, मजबूरी नहीं। यानी जो नैतिक दबाव है इसमें कोई भी सख्त कार्यवाही नहीं की जाती, केवल सलाह निर्देश दिए जाते हैं और नैतिक दबाव मजबूरी भी नहीं है। अब हम देखेंगे साख की राजनीति। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र से कृषि हो गई, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग है, उनके लिए ऋण की सुविधा की सीमा तय करता है। इसे साख की राशनिंग कहते हैं, जिससे कि साख प्रवाह को विनियमित किया जा सके। मौद्रिक नीति की क्या दोष है या क्या सीमाएं हैं। तो सबसे पहले सीमाएं की ग्रामीण, हमारे देश में अधिकांश ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, इस कारण जो वस्तु विनिमय प्रणाली अधिक प्रचलित है, यानी बाजार में मुद्रा कम है, लोग वस्तुओं के माध्यम से आदान प्रदान करते हैं। दूसरा है गैर बैंकिंग वित्तीय सुविधाएं, यानी गैर बैंकिंग वित्तीय सुविधा का मतलब है कि जो लोग हैं वो अन्य व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेने की बजाय सेठ साहूकार आदि से ऋण लेते हैं, जिससे कि मौद्रिक नीति का सही तरीके से निर्धारण नहीं हो पाता है। और अन्य प्राकृतिक कारण भी मौद्रिक नीति की सीमाएं या बाधा करते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा, बाढ़ इत्यादि। तो ये जो मौद्रिक नीति का चैप्टर है ये बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।